वेलकम टू नर्डी साइड चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली एटम के अंदर एक जर्नी पर जा रहे हैं। हम शुरू करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी से, यानी एटम आखिर बना किस चीज़ से है। फिर हम देखेंगे इसको समझने की पहली कोशिशें, थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल्स। उसके बाद आएगा सबसे बड़ा गेम चेंजर, बोर्स मॉडल। और फाइनली हम एटम की सबसे लेटेस्ट और सबसे एक्यूरेट पिक्चर यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझेंगे और सीखेंगे वो रूल्स जिससे हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर एटम के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। और इसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसी डिस्कवरी से जिसने साइंस का पूरा कोर्स ही बदल दिया, द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट से जिसका नाम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सेटअप बहुत सिंपल था। एक कांच की ट्यूब ली और उसके अंदर से ऑलमोस्ट सारी हवा निकाल दी, प्रेशर बहुत बहुत कम कर दिया। फिर इस ट्यूब के दोनों एंड्स पर एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड एक बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया। और जैसे ही स्विच ऑन किया एक जादू हुआ। कैथोड यानी नेगेटिव एंड से कुछ ऐसी रेज निकली जो दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन पॉजिटिव एंड यानी एनोड की तरफ जा रही थी। इन्हीं को नाम दिया गया कैथोड रेज। अब क्योंकि ये इनविजिबल थी, इनको डिटेक्ट करने के लिए एनोड के पीछे एक स्पेशल स्क्रीन लगा दी गई जो इन रेज के टकराने पर ग्लो करती थी। अब इस एक्सपेरिमेंट से जो क्लूज मिले ना, वो बड़े जबरदस्त थे। पहली चीज, ये रेज हमेशा नेगेटिव कैथोड से पॉजिटिव एनोड की तरफ ही जाती थीं, जिससे साफ पता चल रहा था कि इन पर नेगेटिव चार्ज है। दूसरी चीज, अगर आसपास कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो ये बिल्कुल सीधी लाइन में चलती थीं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जब इन रेज के पास इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लाया गया तो इनका पाथ अचानक से मुड़ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मुड़ना चाहिए। और आखिरी क्लू जो सबसे बड़ा था, आप ट्यूब के अंदर कोई भी गैस ले लो या इलेक्ट्रोड्स किसी भी मेटल के बना लो, इन रेज की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम रहती थीं। तो इन सारे क्लूज को जब जोड़ा गया तो कंक्लूजन एक ही निकला। ये कैथोड रेज असल में बहुत ही छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम है और इन्हीं पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज यूनिवर्सल थी, इसका मतलब साफ था कि इलेक्ट्रॉन्स हर एटम का एक फंडामेंटल हिस्सा है, चाहे वो एटम हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो या सोने का। ओके, तो अब हमें इलेक्ट्रॉन तो मिल गया, पर अब एक नया सवाल खड़ा हो गया। अगर एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो एटम पूरी तरह से न्यूट्रल कैसे है? इसका मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर रहते कैसे हैं? इस पजल को सॉल्व करने की पहली कोशिशें थी शुरुआती एटॉमिक मॉडल्स। सबसे पहले कोशिश की जे थॉमसन ने। उनका मॉडल सोचो जैसे एक तरबूज है। उन्होंने कहा कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, जैसे तरबूज का लाल हिस्सा, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें बीज की तरह इधर उधर फंसे हुए हैं। इसे कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। लेकिन इस मॉडल को जल्द ही चैलेंज किया उनके ही स्टूडेंट अर्नेस्ट रूथरफोर्ड ने। रूथरफोर्ड ने कहा, नहीं, पूरा पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ नहीं है। पॉजिटिव चार्ज तो एटम के सेंटर में एक बहुत ही छोटी सी हैवी जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं। रदरफोर्ड इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? अपने आइकॉनिक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स की फायरिंग की एक बहुत ही पतली सोने की पत्ती पर। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि पार्टिकल्स थोड़ा बहुत मुड़ेंगे, लेकिन जो रिजल्ट्स आए वो उनके लिए भी शॉकिंग थे। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स उस फॉयल के आर पार सीधे निकल गए, जैसे वहां कुछ हुई नहीं। इससे पता चला कि एटम का ज्यादातर हिस्सा तो खाली है। कुछ पार्टिकल्स थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, जिससे कंफर्म हुआ कि वो किसी पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजरे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, लगभग 20,000 में से कोई एक पार्टिकल सीधा जाके टकरा के 180 डिग्री पर वापस आ गया। यह इस बात का पक्का सबूत था कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और ज्यादातर मास एक बहुत ही छोटी सी जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है। रदरफोर्ड का मॉडल आगे बढ़ने के लिए एक सुपरहिट स्टेप था, लेकिन इसमें दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थीं। पहली, एटम की स्टेबिलिटी। उस टाइम की फिजिक्स कहती थी कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसे कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो वो धीरे धीरे स्पाइरल करते करते न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। बूम, एटम खत्म। पर ऐसा तो नहीं होता ना। दूसरी कमी ये थी कि इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। तो इन्हीं दो सवालों का जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने एक नई चीज को स्टडी करना शुरू किया, लाइट का मैटर के साथ इंटरैक्शन।
और वहीं से वो क्लूज मिले जिन्होंने अगले मॉडल यानी बोर के मॉडल की नींव रखी। देखो, जब हाइड्रोजन गैस को एनर्जी दी जाती है तो वो लाइट छोड़ता है, लेकिन वो हर कलर की लाइट नहीं छोड़ता जैसे एक रेनबो में होता है। नहीं, वो सिर्फ कुछ खास फिक्स्ड वेवलेंथ्स की लाइट ही एमिट करता है, जिसे हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन लाइंस को जब ग्रुप किया गया तो अलग अलग सीरीज मिली, जैसे लाइमन, बाल्मर और पाशन। अब सवाल ये था कि हाइड्रोजन सिर्फ यही फिक्स कलर्स क्यों दिखा रहा था? इस क्यों का जवाब रूथरफोर्ड के मॉडल के पास नहीं था। और इस पजल को सॉल्व करने के लिए स्टेज पर आए नील्स बोर। उन्होंने एक ऐसा रेवोल्यूशनरी मॉडल दिया जिसने ना सिर्फ एटम की स्टेबिलिटी समझाई, बल्कि हाइड्रोजन के इस लाइन स्पेक्ट्रम का भी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया। उनका सुपर वेपन था एक नया आइडिया, क्वांटाइजेशन। तो बोर ने क्या कहा? उनके मॉडल के 4 मेन पॉइंट्स थे। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं भी नहीं घूम सकता। उसके घूमने के लिए कुछ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स हैं जिन्हें उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा। पॉइंट नंबर 2, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है वो ना एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा, उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी। यही वो आइडिया था जिसने एटम के कोलैप्स होने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी या एमिट करनी पड़ेगी। और चौथा पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है, यानी उसकी भी सिर्फ कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही हो सकती हैं। अपने इन्हीं पॉस्टुलेट्स के बेसिस पर बोर ने हाइड्रोजन और उसके जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिए हैं। अब स्क्रीन पे आपको ये फॉर्मूले दिख रहे होंगे, देख के घबराना नहीं है, ये आपके नोट्स के लिए हैं। मेन चीज़ है इनका मतलब समझना। इनसे हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस और उसमें घूम रहे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हर ऑर्बिट का साइज और एनर्जी फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है। बोर का मॉडल हाइड्रोजन के लिए तो एकदम मैन ऑफ द मैच था, लेकिन जैसे ही हमने दूसरे एटम्स की बात की जहां एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, ये मॉडल फेल हो गया। अब जरूरत थी एक ऐसे मॉडल की जो सभी एटम्स को एक्सप्लेन कर सके, और तब अस्तित्व में आया एटम का सबसे मॉडर्न और पावरफुल मॉडल, द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इस नए मॉडल ने एटम को देखने का पूरा तरीका ही बदल दिया। इसकी शुरुआत हुई डे ब्रोगली के डुअल नेचर के कॉन्सेप्ट से। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पार्टिकल ही नहीं, उसकी एक वेव नेचर भी है। फिर आए हाइजेनबर्ग अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ, जिन्होंने कहा कि आप एक ही टाइम पे इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन और उसकी एग्जैक्ट स्पीड दोनों एक साथ कभी पता नहीं लगा सकते। इन दोनों आइडियाज ने मिलकर बोर के फिक्स्ड ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फिक्स पाथ नहीं है तो वो है कहाँ? इसका जवाब है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों तरफ वो 3D स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के नए घर हैं जिन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब अगला सवाल है कि इन घरों में इलेक्ट्रॉन्स को भरना कैसे है। इसके लिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए आपसे बहुत बार पूछे जाएंगे। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स देखते हैं। पहला रूल है ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। ये रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सबसे कम एनर्जी वाले यानी सबसे सस्ते वाले घर में पहले जाएंगे और फिर धीरे धीरे महंगे घरों यानी हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स की तरफ बढ़ेंगे। ऑर्डर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक चीज यहां नोट कर लो जो स्टूडेंट्स अक्सर गलत करते हैं, 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3d से कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है, 3d में नहीं। अगले 2 रूल्स हैं पॉलीज प्रिंसिपल और हंस रूल। पॉली का रूल सिंपल है, एक कमरे में यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 लोग ही रह सकते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उन दोनों का स्पिन हमेशा ऑपोजिट होना चाहिए। अब आते हैं हंस रूल पर। इसको समझो बस की सीट्स की तरह। जब आप बस में चढ़ते हो और सीट्स खाली हैं तो आप पहले खाली सीट पर बैठते हो, किसी के साथ पेयरिंग नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जब उनके पास एक जैसे एनर्जी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं तो पहले वो सब में एक एक करके जाते हैं। पेयरिंग तभी शुरू होती है जब सारी सीट्स एक बार भर जाएं। चलिए इन तीनों रूल्स की प्रैक्टिस करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? स्क्रीन को पॉज कीजिए और खुद ट्राई करके देखिए। ओके, आई होप आपने ट्राई किया। चलिए अब साथ में करते हैं। हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। शुरू करते हैं ऑफबाउ ऑर्डर से। सबसे पहले 1s ऑर्बिटल, उसमें गए 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया 1s2। फिर 2s, उसमें भी 2, हुआ 2s2। अब तक 4 हो गए। नेक्स्ट है 2p, जिसमें 6 आ सकते हैं, हुआ 2p6। टोटल हो गए 2 + 2 + 6 यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स। अभी 7 बाकी हैं। अगला नंबर है 3s का, इसमें गए 2 और इलेक्ट्रॉन्स, हो गए 12। अब बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स, वो जाएंगे अगले ऑर्बिटल यानी 3p में, तो आखिरी हिस्सा होगा 3p5। पूरी कॉन्फ़िगरेशन बनी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5।
तो चलिए एक आखिरी बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या कवर किया। हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर से शुरुआत की, फिर थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे बोर ने क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाकर एटम को स्टेबिलिटी दी, और आखिर में हमने मॉडर्न क्वांटम मॉडल के बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के 3 गोल्डन रूल सीखे, ऑफबाउ, पॉली और हंड। लेकिन आखिरी सवाल, हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का असली मतलब क्या है? व्हाई शुड यू केयर? क्योंकि इस एक कॉन्सेप्ट में पूरी मॉडर्न केमिस्ट्री का राज छुपा है। कोई एलिमेंट बॉन्ड क्यों और कैसे बनाता है, कोई एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल, कोई चीज़ बहुत रिएक्टिव है और कोई बिल्कुल स्टेबल। इन सभी सवालों का जवाब एक ही जगह है, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली केमिस्ट्री के हर ऐसा क्यों होता है का जवाब उस एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में है। आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में।